बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर। आप देख रहे हैं C++ इन उर्दू लैंग्वेज और आज हम मौजूद हैं C++ के लेक्चर नंबर 4 में। व्यूअर, हमने C++ को सीखने का आगाज़ किया था। गुज़श्ता 3 लेसन में हमने C++ के हवाले से थ्योरेटिकल बातें की। हमने देखा कि C++ की हिस्ट्री क्या है, हमने देखा कि C++ का ताल्लुक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और उसके बाद हमने देखा कि C++ का अगर कोड लिखना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी dev C++ की। और लास्ट लेक्चर में हमने dev C++ IDE को इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करके उसकी वर्किंग को देखने की कोशिश की। और आज इंशाअल्लाह हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरह हम C++ का स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह हम C++ के सिंटैक्स के अंदर C++ का कोड करते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्यूअर, मैं बताता चलूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रहते हुए हम कोडिंग करते हैं। व्यूअर, इसी तरह C++ का भी एक स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है जिसके अंदर रहते हुए हम कोडिंग करेंगे। व्यूअर्स, देखने के लिए कि C++ का क्या स्ट्रक्चर है, हम चलते हैं dev C++ पर और हम वहाँ पर C++ का सिंटैक्स लिखते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह कोडिंग करके C++ को सीख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद dev C++ के आइकन पर डबल क्लिक करूँगा ताकि मेरी सॉफ्टवेयर ओपन हो सके। व्यूअर्स, सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। व्यूअर्स, dev C++ के हवाले से पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि ये एक IDE है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट एडिटर का काम भी लेते हैं, कंपाइलर का काम भी लेते हैं और डिबगर का काम भी लेते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल पर जाऊँगा, फाइल पर जाने के बाद मैं न्यू पर और न्यू से मैं सोर्स फाइल पर जाऊँगा। सोर्स फाइल पर क्लिक करते ही मेरे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर है, यानी यहाँ पर मैं किसी भी तरह का टेक्स्ट लिखना हो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। व्यूअर्स, इब्तिदा में हमने बात की थी कि अगर C++ का कोड लिखना है तो आपके पास एक अदद टेक्स्ट एडिटर ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद एक अदद कंपाइलर होना चाहिए और उसके बाद एक अदद डीबगर होना चाहिए जिसके ज़रिए आप कोड की डीबगिंग करेंगे। व्यूअर, अच्छी बात यह है कि dev C++ के अंदर ये तीनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद हैं, यानी तीनों को अलग अलग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक ही फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम तीनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कोड लिखेंगे, कंपाइलर के अंदर हम कोड को कंपाइल करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करता चलूँ। अमूमन इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो C++ या C प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, वो एक कन्फ्यूजन में मुब्तला रहते हैं कि कंपाइलर शायद किसी डिवाइस का नाम है या सिस्टम के अंदर लगे किसी मशीन या पुर्जे का नाम है। हकीकत में ऐसा नहीं है। व्यूअर, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ कोड है या एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सोर्स फाइल को लेकर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। व्यूअर, सोर्स फाइल से मुराद या सोर्स कोड से मुराद जो आप div के टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो कोड लिखते हैं वो आपका सोर्स कोड है, और उस सोर्स कोड से कंपाइलर जो कोड कन्वर्ट करके आपके प्रोसेसर के लिए बना देता है, उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ सोर्स कोड को लिखते हैं और सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके सिस्टम के लिए रीडेबल बना देता है। व्यूअर्स, बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कंसेप्ट इंशाअल्लाह साथ साथ डिस्कस होते रहेंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे C++ के स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के हवाले से। व्यूअर्स, सबसे पहले जब आपने C++ के अंदर कोड लिखना हो तो सबसे पहले उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसके अंदर आसानी के साथ कोड लिख सकते हैं और उसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, C++ का कोड जो है या C++ का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट पोर्शन और मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है। उनके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि क्या चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है इस कोड के अंदर। फिर वक्त में एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, उसके बाद मैं उस पर डिटेल डिस्कशन करता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा। एक हेडर फाइल आप देख रहे हैं, दूसरी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती हैं इसके हवाले से भी मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा।
व्यूअर जिस तरह आप दो हेडर फाइल देख रहे हैं, ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और ऐश इंक्लूड conio.h। ये स्टेटमेंट क्या है व्यूअर, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट लिखी जाती है। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, जब नीचे शामिल करेंगे तो उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। किसी भी व्यूअर्स किसी भी प्रोग्राम का आगाज अमूमन इंट मेन से शुरू होता है, यानी आपके प्रोग्राम का मेन पोर्शन ये मेन है। आपने जो भी कोड लिखना है इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं चंद एक फंक्शन का इजाफा कर देता हूँ, गेट ch रिटर्न 0। व्यूअर्स आपका जो कोड है ये तकरीबन उसका एक सिंटैक्स जो है, इसके आगे ब्रैकेट्स, उसका एक जो सिंटैक्स है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। व्यूअर्स ये सिंटैक्स क्या है, इसमें कौन सी चीज क्या अहमियत रखती है। व्यूअर्स सॉरी यहाँ से गलती आ गई है, TURN, ठीक है। व्यूअर्स उसके बाद आपको बताता चलूँ कि सबसे टॉप पर जो दो फाइलें यहाँ पर लिखी हुई आपको नजर आ रही होंगी, ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और ऐश इंक्लूड conio.h। व्यूअर्स इन दोनों फाइलों को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं या इनको हेडर फाइल बोला जाता है। व्यूअर्स इन दोनों को अगर मैं मिलाकर पढ़ूं तो मैं कह सकता हूं कि ये C++ कोड के अंदर ये हेडर फाइल है। व्यूअर्स अगर मैं इनको इंडिविजुअली देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। व्यूअर अमूमन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव व्यूअर्स आपके प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और कोई भी प्रोग्राम विदाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं शुरू हो सकता। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअली इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, यानी एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं और वो इंस्ट्रक्शन आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से देते हैं। व्यूअर मतलब ये है कि आपके मेन पोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल से होता है। जब आप इनको इंक्लूड करते हैं तो आपका कंपाइलर मेन पोर्शन के अंदर मौजूद कोड के हवाले से पहले ही समझ जाता है कि इसके अंदर मेन पोर्शन में इस नोइयत का कोड मौजूद है। यानी व्यूअर्स अगर आप यहाँ से कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोड लिखना चाहते हैं तो एक कोड हेडर फाइल ऐश इंक्लूड math.h शामिल कर देंगे तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि मेन पोर्शन के अंदर जो कोड है उसमें यकीनन कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई कोड लिखना चाहते हैं तो ऐश इंक्लूड graphics.h शामिल कर देंगे तो प्रोसेसर आपका कंपाइलर बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा, हेडर फाइल को देखते हुए ही समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका ताल्लुक कंप्यूटर ग्राफिक्स से होगा। व्यूअर इस तरह हेडर फाइल आपके मेन पोर्शन में मौजूद कोड के हवाले से इंफॉर्मेशन रखती है। व्यूअर्स अगर मैं जरा सा आगे चल सकूं तो हेडर फाइल को अगर मैं पोर्शन में डिवाइड कर सकूं कि हेडर फाइल का अमूमन जो आगाज होता है या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो आगाज होता है वो इस पाउंड सिंबल से होता है। इसको पाउंड भी बोला जाता है, नंबर भी बोला जाता है और ऐश सिंबल भी बोला जाता है। इस पाउंड सिंबल के फौरन बाद हम इंक्लूड कीवर्ड लगाते हैं और इंक्लूड के बाद इन एंगल ब्रैकेट के अंदर आप वो हेडर फाइल जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर देते हैं। व्यूअर ये आयोस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है और फॉर एग्जांपल मैं सादा लफ्जों में इसको इस तरह पढ़ूंगा कि शामिल कर दी जाए, इंक्लूड का मतलब शामिल कर दी जाए इस प्रोग्राम के अंदर आयोस्ट्रीम हेडर फाइल। व्यूअर आयोस्ट्रीम हेडर फाइल क्या है इसकी डिटेल देखते हैं कि आयोस्ट्रीम हेडर फाइल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। व्यूअर जब भी आपने अपने प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट फंक्शन को डील करना हो, इनपुट या आउटपुट फंक्शन लेने हो, उस वक्त आप आयोस्ट्रीम हेडर फाइल लेते हैं। व्यूअर्स फिल वक्त मेरे प्रोग्राम में कोई इनपुट या आउटपुट फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक आउटपुट फंक्शन लिख देता हूँ। आउटपुट फंक्शन मतलब ये कि जो स्क्रीन पर आपने डेटा दिखाना हो उसको हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं। व्यूअर्स जिस तरह मैंने इसके अंदर ये मुख्तसर सा मैसेज लिख दिया है स्ट्रिंग की फॉर्म में, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब आपकी सी आउट यानी ये सी आउट आपका डील हो रहा है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से। बेसिकली ये भी दो ही सुपर मुश्तमिल है, आई से इनपुट
स्ट्रीम और ओ से आउटपुट स्ट्रीम। व्यूअर्स, जब आप सी इन लेते हैं, आप सी इन और सी आउट पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिल वक्त, ये कबल वक्त है कि मैं ये चीज़ें शामिल करता चलूँ। फिल वक्त आप इतना ही याद रखें कि जब भी आपने स्क्रीन पर डेटा शो करना है या कीबोर्ड से डेटा इंटर करवाना है, उस सूरत में आपको ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। और शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके अंदर आप सी इन या सी आउट यानी इनपुट या आउटपुट फंक्शन ना ले रहे हो। व्यूअर, इस तरह इस हेडर फाइल के हवाले से मैं तवक्को करूंगा कि आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। व्यूअर, अगली हेडर फाइल भी खासी अहम है, यानी ये हेडर फाइल iostream.h हर प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए या आप इसको समझ लीजिए। व्यूअर्स, इसके बाद is include conio.h भी एक अहम हेडर फाइल है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसको समझने के लिए व्यूअर्स मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा। उसके बाद आप आसानी के साथ इसको भी समझ जाएंगे। व्यूअर्स, कंपाइलर रन करने का तरीकाकार आप देख सकते हैं कि टॉप पर आपको 3 बटन लगे हुए नजर आ रहे होंगे, जिसमें पहला कंपाइल है, दूसरा रन है और तीसरा कंपाइल्ड रन है। यानी अगर बैक वक्त आप कंपाइलर रन करना चाहते हैं, या तो F12 प्रेस कीजिए या यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मुझसे कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को कहीं सेव कर लीजिए। मैं किसी मीनिंगफुल नेम के साथ इसको सेव कर देता हूँ। व्यूअर, आप भी कोशिश किया कीजिए कि आपका प्रोग्राम किसी मीनिंगफुल नाम के साथ हो। व्यूअर्स, यहाँ मुझे एक वार्निंग आई है। गलती ये है कि गेट सी एच की गलती ये है कि यहाँ पर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर दिया है, जिसकी वजह से गेट सी एच लिखा जा रहा है। व्यूअर्स, जितनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। व्यूअर, इसलिए C++ सिंटैक्स की गलतियाँ और लॉजिक की गलतियाँ, 3 अलग तरह की गलतियाँ हैं। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। हम बाद में इसके बारे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, आप एरर से न घबराया कीजिए, क्योंकि एरर आपको सीखने का मौका देती है। अब एरर की बदौलत ही आप सीखते हैं। व्यूअर्स, इस तरह आप देख रहे हैं कि आपको जो हाई मैंने लिखा था वो आपको लिखा हुआ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। व्यूअर, ये हाई आपका iostream की बदौलत है और ये सी आउट के जरिए आपने स्क्रीन पर देखा है। व्यूअर, इस तरह इंक्लूड conio.h क्या है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अभी हाई के बाद कोई इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं मिल रही है। अगर मैं इस चीज को और conio.h को इसको कमेंट कर दूं और उसके बाद व्यूअर मैं इसके पर फिर इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, तो मुझे एक छोटी सी एरर यहाँ पर नजर आ रही है। ये एरर क्या है व्यूअर, मैं 5 दफा जानबूझकर एरर छोड़ता हूँ ताकि आपको सीखने का मौका मिले। व्यूअर, ये एरर उस सूरत में आती है, उस सूरत में अकर होती है जब आपका प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट हो चुका हो और उसको दोबारा आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये एरर अकर होती है। इसलिए कोशिश कीजिए वो प्रोग्राम को उसकी एग्जीक्यूशन बंद कीजिए, उसके बाद दोबारा कंपाइलर रन कीजिए, ये एरर खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स, अब की बार आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर यानी कि वायरस के लिए स्कैनिंग होगी, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट होगा। फिर आपके बाद आप देख रहे हैं हाई के बाद नीचे 2-3 लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं। अगर आप इन लाइनों से बचना चाहते थे तो आपने ये एक हेडर फाइल इंक्लूड करके गेट सी एच किया, यानी कैरेक्टर गेट करो और उसके बाद ये लाइनें आए रिटर्न 0 हो। व्यूअर, ये इसलिए लिखा था हमने। व्यूअर्स, फिल वक्त अगले लेसन में हम इंक्लूड conio.h पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस लेसन में वीडियो की लेंथ खासी लंबी हो चुकी है और वीडियो अगले लेसन में यहीं से हम अपना दोबारा आगाज करेंगे, दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। अगले लेसन तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज कहने से पहले एक गुजारिश कि आप फेसबुक पर jkacademy.net के पेज को लाइक कीजिए। वहाँ बहुत सारी काम की चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ विजिट करके आप उन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज।